हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें और उसको ऑल मोड पर रखें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसमें मैं PDF वगैरह और बाकी की वीडियोज़ के लिंक भी प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैं हर एक वीडियो में, अधिकतर वीडियो में आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं और उसके बाद उस टॉपिक को क्लियर कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि उस जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगामी होने वाले पेपर में भी आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप यदि आप बाकी के वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाए या टाइटल के बाजू में जो डाउनवर्ड एरो हेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से खुलेगा, वहाँ पर पूरे वीडियो के लिंक दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित भारतीय नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? ठीक है, तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर जो है वो कुडनकुलम तमिलनाडु का है। 2013 में, ठीक है, इसके लगभग 1000 के 2 यूनिट, 1000 मेगावाट के 2 यूनिट लगे थे, मतलब टोटल 2000 मेगावाट का यहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, तो कुडनकुलम तमिलनाडु, ठीक है, ये इसका आंसर लिया गया था पुराने पेपर पे, तो वो नवीनतम था, उसको पढ़ाऊँगा इसमें। और इसके अलावा ये आया था, ठीक है, चर्नोबाइल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ? तो 1986 में हुआ था। ठीक है, तो ये शर्नोबेल है एक्चुअल में, चर्नोबेल इसमें लिख देता है हिंदी में। ठीक है, तो ये शर्नोबेल है, CHERNOBYL, शर्नोबेल। इसके लिए वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, वेब सीरीज़ को हिंदी में भी डब किया गया है। वेब सीरीज़ में पहले ही वेब सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी, सब में पार्ट है, उसको आप जरूर देखें, पूरे चर्नोबेल के बारे में या सर्नोबेल के बारे में। ठीक है, सर्नोबेल के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो 1986 में ये यूक्रेन में हुआ था, इसके बारे में भी पढ़ाऊँगा मैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं IAR के बारे में। ठीक है, तो इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत हमने क्या क्या काम किया उसके बारे में देखते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमने चालू किया था वो किया था, देखिए, डॉक्टर भाभा ने, ठीक है, मार्च 1944 में सर दोराबजी टाटा के साथ भारत में नाभिकीय अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए संपर्क किया। किससे? दोराबजी टाटा के साथ, जिसके फलस्वरूप मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR है ना, की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन 19 दिसंबर 1945 को किया गया। 19 दिसंबर 1945 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं, इसके आगे हमने जो कार्यक्रम किए वो देखते हैं। तो हमने 15 अप्रैल 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया। कब? 15 अप्रैल 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया और 10 अगस्त 1948 में होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। कौन सा? परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, कब गठन किया गया? 10 अगस्त 1948 में होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या काम किए? इसके बाद हमने 3 जनवरी 1954 को AEET, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना की। मतलब इस आयोग, जो आयोग बना था ना, उसकी सहायता से 3 जनवरी 1954 को आयोग के द्वारा, कौन सा आयोग? परमाणु ऊर्जा आयोग, जो भाभा के अध्यक्षता में गठन किया गया था, उससे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की। कहाँ? ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक है, जिसे नाम दिया गया एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ठीक है, AEET, तो परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की, AEET का गठन किया गया। बाद में यह बार्क हुआ। बार्क कैसे हुआ ये भी बताऊंगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता PM, इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? PM होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं अब। 20 जनवरी 1957 को, 1957, 20 जनवरी 1957 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे, PM थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र को यह समर्पित किया गया। कौन सा चीज? AEET। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा जो आयोग है, संस्थान है, परमाणु ऊर्जा संस्थान, वो राष्ट्र को समर्पित किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 20 जनवरी 1957 को। ठीक है, बाद में 18 अगस्त 1959 को, 1959 में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी 18 अगस्त 1959, 1959 में। अब देखते हैं हमने आगे क्या काम किया। 12 जनवरी 1967 को, 1967 को इसका किसका नाम बदलकर AEET, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसका नाम बदलकर हमने कर दिया बार्क।
ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका नाम कर दिया, बार्क कर दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको कर दिया। कब? 12 जनवरी 1967 को। तो आपको दो डेट याद रखने हैं, एक 3 जनवरी 1954 वाला, एक 12 जनवरी 1967 वाला। ये बार्क ना पहले AEET कहलाता था, तो ये परमाणु ऊर्जा संस्थान ही इसका डेट यही पूछता है, 3 जनवरी 1954। तो 3 जनवरी 1954 को ही बार्क की स्थापना हुई, ऐसा आप लिखेंगे, क्योंकि बार्क ही पहले क्या था, AEET था, इसलिए इसमें हमेशा डेट में क्या लिखेंगे, 3 जनवरी 1954। उसके बाद 12 जनवरी 1967 को 1967 को इसका नाम बदलकर बार्क कर दिया गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो ट्राम्बे, मुंबई है। ये क्या कार्य करेगा बार्क? तो कार्य करेगा उद्योग, औषधि, कृषि के क्षेत्र में, रेडियो आइसोटोप के चिकित्सकीय उपयोग में, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी विकास में, ठीक है, डेवलपमेंट में। तो ये सब क्षेत्र में ये काम करेगा। कौन? बार्क। प्रायोगिक रिएक्टर स्थापित, जिन्हें जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। बाद में इसने क्या किया? प्रयोग के लिए रिएक्टर संयंत्र स्थापित किए, ठीक है, जिसे जीरो पावर रिएक्टर करते हैं, क्योंकि इसका जो मेगावाट है ना वो जीरो होता था, तो जीरो पावर रिएक्टर कहते थे, टेस्टिंग के लिए किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में स्टेबलाइज किया गया। इसका जो पावर था वो 1 मेगावाट था। कितना था? 1 मेगावाट, ठीक है। दूसरा था साइरस, 1960 में स्थापित किया गया। इसका जो पावर था वो 40 मेगावाट था। ये कनाडा के सहयोग से स्थापित रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं प्रयोग हेतु इसे स्थापित किया गया था। इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, साइरस को, ठीक है। और इसका उपयोग क्या किस क्षेत्र में किया जाता था? रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं प्रयोग हेतु। तीसरा था हमारे पास जो वो है जर्लिना, ठीक है, 1961 में ये 0 मेगावाट का था। चौथा पूर्णिमा 1, पांचवा पूर्णिमा 2, छठवां पूर्णिमा 3। तो पूर्णिमा 1, 2, 3 1972, 1984, 1990, ठीक है। अलग अलग बुक में थोड़े बहुत डेट ऊपर नीचे होते हैं, तो डेट्स को इग्नोर करिए, डेट एकदम से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 0 मेगावाट, 0 मेगावाट, 0 मेगावाट के थे पूर्णिमा सीरीज भी, ठीक है। इसके बाद सातवां जो था वो हमारे पास ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुव रिएक्टर था, 1985 में स्थापित किया गया था। ये 0 मेगावाट का था। ये आइसोटोप के साथ साथ शोध कार्य के लिए इसका स्थापना की गई थी। आइसोटोप के, रेडियो आइसोटोप के साथ साथ शोध कार्य के लिए भी ध्रुव की स्थापना की गई थी 1985 में, 0 मेगावाट, ठीक है। ये सभी हमारे पास रिएक्टर हैं। अब देखते हैं आगे। इसके बाद दूसरी संस्था आती है IGCAR, ठीक है। IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, IGCAR की स्थापना की गई, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, 1971 में इसे स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है कलपक्कम, तमिलनाडु। कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु इसका हेडक्वार्टर। इसका कार्य क्या रहेगा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर के लिए अब हमारे पास रिएक्टर अलग अलग प्रकार के, कुल 22 है अब तक के, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना, कि ब्रीडर रिएक्टर कैसे फास्ट काम करेगा। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना IGCAR का प्रमुख कार्य है। यहाँ स्थापित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व का पहला रिएक्टर है जो कि यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम, U मतलब यूरेनियम, PT मतलब प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन से काम करता है, ठीक है, मिश्रित कार्बाइड ईंधन से काम करता है। कौन सा? पहला रिएक्टर था विश्व का जो कि यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम के मिश्रित कार्बाइड ईंधन से काम करने वाला था। देखते हैं कौन सा है? कामिनी था। कौन सा? कामिनी। कलपक्कम मिनी रिएक्टर इसे नाम दिया गया। इसका नाम क्या था? कामिनी, कलपक्कम मिनी रिएक्टर, कामिनी, ठीक है। 17 सितंबर 1997 को यह शुरू किया गया। 17 सितंबर 1997, 1997 को यह शुरू किया गया कामिनी रिएक्टर। यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम के जगह, ठीक है, यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम के जगह इसमें थोरियम, अब देखते हैं थोरियम के बारे में। थोरियम का उपयोग करते हैं, थोरियम 31 का उपयोग करते हैं इसमें, ठीक है। यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम के जगह कामिनी जो रिएक्टर लगाया गया था, कलपक्कम मिनी रिएक्टर, 17 सितंबर 1997 को, उसमें किसका उपयोग किया गया? हमारे द्वारा थोरियम ईंधन का उपयोग किया गया था, ठीक है। यह थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का प्रयोग करने वाला पहला रिएक्टर था। यह थोरियम यूरेनियम 233 चक्र ईंधन चक्र का प्रयोग करने वाला पहला रिएक्टर था। कौन सा? कामिनी कलपक्कम मिनी रिएक्टर। अब देखते हैं कार्य। अपराधियों को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट मिलान हेतु इसका उपयोग करते थे। अपराधियों को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट मिलान हेतु इसका उपयोग हम करने लगे कामिनी रिएक्टर का, ठीक है। तो पहला रिएक्टर विश्व का जो कि यूरेनियम और प्लूटोनियम से स्थापित चलने वाला था वो था
कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कहाँ? IGCAR में, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च में। ठीक है, उसके बाद कामिनी आया, कामिनी में थोरियम का प्रयोग किए, थोरियम का प्रयोग करके हम आगे इसको क्रिया में लाए अलग अलग कार्यों के लिए। अब देखते हैं तीसरा जो है वह उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कैट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट। ठीक है, 1984 में इंदौर में इसकी स्थापना की गई थी, 1984 में इंदौर में। ठीक है, कार्य था लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में विकास। ठीक है, लेजर LASER, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग, ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। तो लेजर और त्वरकों के क्षेत्र में विकास हेतु, ठीक है, कैट की स्थापना की गई थी। खोज थियोडर मैमन ने की थी 1960 में अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में। लेजर की खोज किसने की थी? थियोडर मैमन। ठीक है, 1960 अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में। प्रोसेस इसका किस प्रोसेस पर काम करता है? तो विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, विकिरण उत्सर्जन के द्वारा, इमिशन ऑफ, ठीक है, रेडिएशन, विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, अर्थात विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश की प्राप्ति, ये लेजर का टेक्निक है। इसी पद्धति पर लेजर काम करता है। अब देखते हैं 1964 में बार्क में गैलियम और आर्सेनिक Ga+As, गैलियम प्लस आर्सेनिक लेजर का निर्माण किया गया था। 1964 में बार्क में गैलियम प्लस आर्सेनिक लेजर का निर्माण किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ठीक है, अब देखते हैं चौथी संस्था हमारे पास क्या है, वो है VECC, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, VECC। ये क्या कार्य करेगा? परमाणु भौतिकी, रसायन उद्योगों के लिए रेडियो आइसोटोप के उत्पादन, रिएक्टरों की क्षति का अध्ययन करना इसका प्रमुख काम था। VECC जो संस्था है, केंद्र है उसका, इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अब आ जाते हैं भारत के परमाणु विद्युत गृह के बारे में। ठीक है, तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में हुई, 1987 में हुई। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में हुई। वर्तमान में देश में परमाणु विद्युत के कुल 22 रिएक्टर, 22 संयंत्र, 22 रिएक्टर है, जिनकी क्षमता कुल 6780 मेगावाट है। कितना? 6780 मेगावाट इसकी क्षमता है, मेगावाट MW इसकी क्षमता। 22 संयंत्र है। ठीक है, कुडनकुलम वाला जो 2 ठो है वो 2 रिएक्टर नया है, 21वां और 22वां वही है। ठीक है, इसके लिए मैं कोड बना दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। तो सुकरात ने कनक के घर कम कैक बनाया। वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको जानने मिलेंगी। तो सुकरात ने कनक के घर कम कैक बनाया। ठीक है, देखिए सु से सूरत गुजरात, क से काकरापार। तो सूरत गुजरात में क्या है? सुकरात से है ना, तो सुक ले लिए। तो सूरत गुजरात में काकरापार परमाणु विद्युत गृह है। 1993 में इसकी स्थापना हुई। डेट्स अलग अलग हो सकते हैं, डेट को माइंड मत कीजिए, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो 220 मेगावाट का ये, ठीक है, क्या था? सूरत गुजरात का काकरापार परमाणु विद्युत गृह चालू हुआ था 220 मेगावाट के साथ। दूसरा देखते हैं रावत भाटा, केवल नाम और जगह पूछता है। तो रावत भाटा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान पर विद्युत गृह की स्थापना की गई थी 1972-73 में। 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है, इसमें जितने भी हैं राजस्थान में। पहले यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, रावत भाटा वाला। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। बाद में यह स्वदेशी हो गया। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क यही है। तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क वर्तमान में रावत भाटा राजस्थान। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। तो सुकरात हो गया, देखिए रावत भाटा राजस्थान, सुकरात। ठीक है, सुकरात हो गया। अब देखते हैं त से तारापुर, सुक से सूरत काकरापार, र से रावत भाटा, त से तारापुर। तारापुर देखते हैं, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना कहीं कहीं पर दिखाती है, कहीं कहीं पर 1972 में दिखाता, दोनों लिख दिया। 1969 से 72 याद रखेंगे। 1400 मेगावाट, कहीं कहीं पर 1100 मेगावाट दिखाता, अभी वर्तमान में शायद इसका 1400 मेगावाट है। ठीक है, क्षमता। ये अमेरिका के सहायता से स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र यही है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, सुकरात हो गया। ने, अब ने को साइलेंट कर देते हैं। आप देखते हैं कनक के घर कम कैक बनाया। ठीक है, तो कनक से क न से कन्याकुमारी और क से कुडनकुलम। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है,
कन्याकुमारी में कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, ये नवीन है, 21वां और 22वां नंबर का यही है कुडनकुलम वाला। ये 2013 में स्थापित हुआ, 2017 में भी इसकी कुछ काम इस पर अभी जारी हैं, ठीक है। तो 1000 मेगावाट के 2 यूनिट हैं यहाँ पर, तो कितने हैं टोटल 2000 मेगावाट यहाँ पर क्षमता है इसकी, ठीक है। तो कनक हो गया, कनक के घर, कम कैक बनाए। अब देखते हैं कम से आ जाएगा, कनक के घर साइलेंट है, अब कम से आएगा कल्पक्कम तमिलनाडु वाला। मद्रास परमाणु विद्युत गृह इसके बोलते हैं, 1983 में इसकी स्थापना हुई, 440 मेगावाट का इसकी क्षमता है। छठवां जो है वो 20वां नंबर के जो था, टोटल 22 में से 20वां नंबर का कैगा वाला था, कैगा कर्नाटका वाला, ठीक है। कैगा परमाणु विद्युत गृह 1999 से 2000 के बीच इसकी स्थापना हुई, स्थापित किया गया, 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। और जो 7वां नंबर का जो है वो है बनाया, कम कैग से कैगा, ठीक है, कैक से कैगा वाला, और बनाया से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, ब से बुलंदशहर, नाया से उत्तर प्रदेश, ठीक है, नाया से नरोरा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, ब से बुलंदशहर, न से नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1991 में इसकी स्थापना हुई, 440 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक है। इस प्रकार ये परमाणु 7 मुख्य प्रकार का परमाणु विद्युत गृह आपको बताया हूँ, 7 नए जगह पे। नवीन क्या है, कुडनकुलम वाला है, ठीक है। अब देखते हैं देश में कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का लगभग 3% योगदान है। देश में जितना भी विद्युत क्षमता है ना, उसमें परमाणु ऊर्जा से 3% विद्युत का उत्पादन होता है, ये याद रखेंगे, कितना, 3%। अब देखते हैं परमाणु परीक्षण, इसके बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन में शामिल करना भूल गया, लेकिन परमाणु परीक्षण पूछा गया है। तो 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, जिसे पोखरण 1 कहते हैं, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान। भारत का स्वदेशी पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण था, 12 किलो टन इसकी क्षमता थी परमाणु बम की, नाम था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध जयंती के दिन किया गया था, इसलिए स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब देखते हैं दूसरा परमाणु जो पोखरण में हुआ, वो 11 मई से लेकर 13 मई तक 1998 में किया गया, पोखरण 2 इसका नाम दिया गया, नाम था शक्ति 98, इसका नाम क्या दिया गया, पोखरण 2, इसे शक्ति 98 नाम दिया गया। पीएम थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालिक पीएम थे 1998 में, ठीक है। इस प्रकार ये 2 परमाणु परीक्षण हमारे यहाँ होते हैं। अब देखते हैं भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे बताया वर्तमान में 6780 मेगावाट के कुल 22 है, ये 21 लिखा, गलत लिखा है, इसमें आ जाएगा 22, है ना। 22 परमाणु शक्ति संयंत्र है, कुडनकुलम में 2 हो गए, ठीक। अब देखते हैं शक्ति संयंत्र, राज्य, प्रकार, इकाइयाँ और उत्पादन क्षमता मेगावाट में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो तारापुर महाराष्ट्र BWR और PHWR प्रकार का है यहाँ पर प्रकार, और 160 मेगावाट के 2 यूनिट, 540 के 2 यूनिट है, इस प्रकार 1400 मेगावाट कुल क्षमता है इसकी। राजस्थान में ये PHWR प्रकार का है रिएक्टर जो है, इसमें 100 मेगावाट के 1 यूनिट, 200 मेगावाट का ये 1 यूनिट, 220 मेगावाट का 4 यूनिट है, कुल 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है अभी तक। कुडनकुलम तमिलनाडु, ठीक है, WR 1000 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का 2 यूनिट है, टोटल 2000 मेगावाट है, ठीक है, यही नया वाला है कुडनकुलम वाला। कैगा कर्नाटक, ये PHWR प्रकार का है, 220 मेगावाट का 4 यूनिट है, टोटल 880 मेगावाट क्षमता है। काकरापार गुजरात में PHWR प्रकार का है, 220 मेगावाट का 2 यूनिट है, 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। कलपक्कम तमिलनाडु वाला PHWR प्रकार का 220 मेगावाट का 2 यूनिट है, 440 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बुलंदशहर वाला, तो PHWR प्रकार का है ये भी, और 220 मेगावाट का 2 यूनिट है, 440 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है, और कुल मिलाकर 6780 मेगावाट हमारी क्षमता है विद्युत उत्पादन की, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अभी जो निर्माणाधीन है वो कौन कौन से हैं। निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र, तो राजस्थान में इकाई नंबर 7 और 8, राजस्थान में PHWR प्रकार का है, ठीक है, 700 मेगावाट का 2 यूनिट है, कुल 1400 मेगावाट निर्माणाधीन है अभी। काकरापार गुजरात में भी PHWR प्रकार के 700 मेगावाट के 2 यूनिट अर्थात 1400 मेगावाट का निर्माणाधीन है अभी, ठीक है। मद्रास कलपक्कम में तमिलनाडु में, ठीक है, PHWR प्रकार का 500 मेगावाट का 1 यूनिट अर्थात 500 मेगावाट अभी निर्माणाधीन है, कुल मिला के 3300 मेगावाट अभी हमारे यहाँ निर्माणाधीन है। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण परमाणु दुर्घटनाओं के बारे में, ठीक है। तो परमाणु जो दुर्घटनाएं हुई, सबसे पहला है हिरोशिमा नागासाकी में, जापान में यह परमाणु दुर्घटना हुई थी 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका द्वारा यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा। दूसरा है 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, 3 माइल आइलैंड, ठीक है, 1979 में, ठीक है,
अमेरिका के 3 माइल आइलैंड स्थित एक परमाणु केंद्र में धमाका हुआ। याद रखिएगा परमाणु दुर्घटनाओं को पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन पे दिखा चुका हूँ, ठीक है। 1979 में अमेरिका के 3 माइल आइलैंड स्थित परमाणु केंद्र में धमाका हुआ था, इसलिए इसका नाम है 3 माइल आइलैंड दुर्घटना। अगला है चेरनोबिल, ठीक है। चेरनोबिल वास्तव में सरनोबिल है, ठीक है। तो चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को, यही पूछा था कब हुआ था, 1986, याद रखेंगे। तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में या चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में भीषण आग लग गई थी। इस दुर्घटना को पूछा गया है मेंस के पेपर में, इसके बारे में लिखने आ चुका है सीजीपीएससी के, प्री में भी दे चुका है, साथ ही साथ अभी जो एसीएफ रेंजर वाले में आपको दिखा चुका हूँ मैं, एसीएफ रेंजर पुराने पेपर में भी दे चुका है, इसको याद रखिएगा। पूरा देखने के लिए आप वेब सीरीज जरूर देखें चेरनोबिल। अब देखते हैं, ठीक है, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना। जापान के फुकुशिमा में 2011 में सुनामी के कारण परमाणु संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गया था। यह सुनामी के कारण हुआ था, ठीक है। सुनामी के कारण परमाणु संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गया था जापान के फुकुशिमा में 2011 में, ठीक है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के प्रमुख परमाणु दुर्घटनाएं के बारे में, इसका डेट आप याद रखेंगे, डेट को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे और भी वीडियो चाहिए टेक्नोलॉजी के, साइंस टेक्नोलॉजी के, तो जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाली के सर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद।